प्रिय छात्रों, प्यारे भैया बहनों, मैं रामेश्वर तिवारी, प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर जैन। बायोलॉजी के अंतर्गत जो फर्स्ट अपना लेक्चर इसमें था, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स, ये जीव जगत की विविधता, जैव विविधता जीव जगत की, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे। और जो पहला चैप्टर था वो था द लिविंग वर्ड्स, जीव जगत, द लिविंग वर्ड्स, जीव जगत। इसका ये दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिविंग, नॉन लिविंग, उनके कैरेक्टर्स, डिफरेंट, और उनको एक्सप्लेन किया था। मेटाबॉलिक प्रोसेस, जितने भी उससे जुड़े हुए कह लीजिए कि शब्दावली थी, टर्म्स थे, उनका सबका हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन किया था। आज इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है मुख्य रूप से उसके आगे का भाग, तो बायोडाइवर्सिटी से स्टार्ट होगा आपका। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। क्या है जैव विविधता? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? किसे कहेंगे हम जैव विविधता? देखिए, जीव जगत विहंगम है, बहुत विशाल है। विभिन्न प्रकार के जीवधारी इस प्रकृति में पाए जाते हैं। तो अगर देखा जाए, सूक्ष्म जीव से लेकर के माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, उससे लेकर अगर स्टार्ट करें तो नीली व्हेल, ब्लू व्हेल की बात करें, जो विशालतम जंतु जगत का सबसे विशाल प्राणी है, या सिकोया जाइगेंटिया की बात करें, विशालतम वृक्ष है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की जीवों की, पौधों की, जंतुओं की प्रजातियां, जातियां उपस्थित हैं। तो ये बहुत ही विशाल है, विहंगम है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनमें पाई जाने वाली इनकी विभिन्न किस्में, वेराइटीज तथा वेरिएशंस, इनमें जो भिन्नताएं हैं, विभिन्नताएं हैं, ये इनके लिए हम टर्म यूज करते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। ऐसा कह सकते हैं कि पौधों में, प्राणियों में, सूक्ष्म जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता, उनकी विभिन्न किस्में, उनमें जैव विविधता कहलाती है। प्रत्येक जीवधारी एक दूसरे से देखेंगे भिन्न होता है, शेप, साइज, आकार, आकृति में वो पूर्णतः एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है। इसी को हम जैव विविधता के रूप में जानेंगे। अलग अलग वह हैबिटाट, आवास, और कह लीजिए उसमें पाए जाने वाले जो प्राणी हैं, वास स्थान उनका अलग अलग है, इसलिए उनके रूप, रंग, स्वभाव आदि में विभिन्नताएं देखने के लिए मिलती हैं। अब बहुत ढेर सारी किस्में मिलती है, किसी एक की देखें तो बहुत ढेर सारी किस्में आ जाती है, उसमें वैरायटी। ये जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है, सबसे पहले वाल्टर डी रोसेन, साइंटिस्ट है, वाल्टर जी रोसेन, ROASEN कर लेना, ROASEN, ये वैज्ञानिक है। पूछ देता कभी कभी, सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया? ये 1986 में वाल्टर जी रोसेन ने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया था। किसके लिए दिया था? प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो कह लीजिए कि डिफरेंट वेराइटीज हैं एंड वेरिएशंस की बात कर लीजिए, इसके लिए टर्म दिया था इन्होंने बायोडाइवर्सिटी।
बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत इनका हम अध्ययन करते हैं। तो इतनी ढेर सारी विविधता के कारण सबको जानना, पहचानना ये बहुत जरूरी हो जाता है। हर जीव का एक निश्चित नामकरण होना चाहिए, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी उनके बारे में हम उल्लेख कर सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो हमको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी किसकी? नीड फॉर क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की आवश्यकता। नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की आवश्यकता। क्या आवश्यकता है? वर्गीकरण वह है वर्गीकरण की आवश्यकता। क्या है आवश्यकता वर्गीकरण की भाई? देखिए यहाँ दो तीन बातें पहले मैं क्लियर कर दूं। आवश्यकता तो चर्चा होगी ही। वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए है कि हम इतना विशाल जीव जगत है, उनका अध्ययन इस रूप में नहीं कर सकते। किसी के बारे में जानकारी ही नहीं प्राप्त हो पाएगी, छूट जाएगी। जब वो पंजीबद्ध नहीं होगा, सूचीबद्ध नहीं होगा, उसका हम आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे, उसका हम नामनक्लेचर नहीं करेंगे, नामकरण नहीं करेंगे, तो कैसे जानेंगे? इसलिए बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ती है वर्गीकरण की। और इसमें वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले वर्गीकरण करने का प्रयास किया था अरस्तु ने। फादर ऑफ जो बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी कहलाते हैं, दोनों के ही जनक हैं। वो सबसे पहले अरिस्टोटल ने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन और भी जंतुओं का, एनाइमा, इनाइमा, ओविपेरी, विविपेरी, ये वर्गीकरण स्टार्ट प्रारंभ में किए थे। तो यहाँ पर इनको फादर ऑफ कह लीजिए कि क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण विज्ञान का क्या बोलेंगे? जनक बोलते हैं, वर्गीकरण विज्ञान का जनक। परंतु जो आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक है, आधुनिक वर्गीकरण जो बाद में वर्गीकरण में नए रूपरेखा के साथ उसको प्रस्तुत किया गया, उस वर्गीकरण के जनक कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी अगर कहेंगे हम। अच्छा, ये शब्द भी ध्यान में आ जाए। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बहुत लोगों का एक क्लियर नहीं रहता कॉन्सेप्ट। क्लासिफिकेशन माने होता है वर्गीकरण, वर्गीकरण। दूसरा शब्द है आइडेंटिफिकेशन। तीसरा शब्द है टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी। ये टर्म है, ध्यान दें। तो क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या है? वर्गीकरण का मतलब है, ध्यान रखेंगे, मुख्य रूप से जीवों को ध्यान रखना। पहले हम क्या करते हैं? पहचानते हैं, और वर्गीकरण के अंतर्गत हम जीवों को विशिष्ट लक्षणों के आधार पर, जो कैरेक्टर्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर उनके मिलते हैं, उन लक्षणों के आधार पर उनको हम क्या करते हैं? अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। अलग अलग ग्रुप में उनको क्या करते हैं? हम रखते हैं। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन कहलाएगा, वर्गीकरण। जैसे मैन की बात करें, अपनी बात हम करें, हम लोग मैमेलिया में हैं, स्तनधारी वर्ग में हैं। तो मैमेलिया में कुछ स्पेशल फीचर हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनके बेस पर हम उनको एक ग्रुप में रखेंगे। जैसे मनुष्य आएगा, इसी के साथ में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरन, चूहा, खरगोश, ये सब क्या है? मैमल है। छछूंदर भी क्या है? मैमल है। रैट क्या है? मैमल है। तो बैट क्या है? चमगादड़ क्या है? मैमल है। यहाँ पर कहने का मतलब इसलिए ये सब मैमल हैं, तो इनमें कुछ स्पेशल फीचर हैं, स्पेशल लक्षण हैं। उन गुणों के आधार पर हम इनको क्लासिफाइड कर रहे हैं। मैमेलिया में क्या कैरेक्टर है? शरीर पर जो हेयर्स हैं, बाल का पाया जाना, बाह्य कर्ण, एक्सटर्नल ईयर, पिन्ना, ये प्रेजेंट है, उपस्थित होता है।
मेमोरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियों का पाया जाना, ये मैमेलिया का कैरेक्टर है। ओवी, ये क्या है, विविपेरी है, बच्चों को जन्म देते हैं। सजीव प्रजक विविपेरस है, बच्चों को जन्म देते हैं। मादा बच्चे को दूध पिलाती है। गर्दन में, ग्रीवा में 7 वर्टिब्री, ये स्पेशल फीचर है। 7 कशेरुकाएं होंगी, चाहे वो जिराफ ही क्यों न हो इतनी लंबी गर्दन, चाहे छोटी चीज छछूंदर हो, चूहा हो, तो गर्दन में उनके 7 कशेरुकाएं। ये कैरेक्टर्स हैं। ये कैरेक्टर किसके हैं? मैमेलिया के, स्तनधारी के। इस आधार पर जिनमें ये कैरेक्टर दिखेंगे उनको एक ग्रुप में हम डिवाइड कर देंगे, विभाजित कर देंगे। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि विशिष्ट कैरेक्टर्स, लक्षणों के आधार पर जीवों को क्या करना, ग्रुपों में विभाजित करना, बांटना, ये कहलाता है, ध्यान रखेंगे, क्या, क्लासिफिकेशन। और उसके बाद में ध्यान रखें, उसी में पहले आइडेंटिफिकेशन उनका करते हैं, पहचान करते हैं, पहचानना उनको, और पहचानने के साथ साथ क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, और उसी में जब आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम तो उनका नामनक्लेचर, उनको एक निश्चित नाम देते हैं, नाम का भी वहां पर निर्धारण करेंगे, नामनक्लेचर। तो इस तरीके से यह भी आवश्यक हो जाता है कि जीव को एक निश्चित नाम दिया जाए। नाम देने की भी बात क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है नाम देने की बात कि इतना विशाल जीव जगत है, अगर हम उनको एक स्पेशल कोई नाम नहीं देंगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। बहुत ढेर सारे जीवों के अगर देखिए नाम से पता नहीं चल पाता है कौन है, किस वर्ग के हैं, किस क्लास के हैं। जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वर फिश, डॉग फिश, क्या लग रहा है? सब में फिश लगा है क्या? सब फिश है क्या? जेली फिश किसका है? सिलेंट्रेटा का है। स्टार फिश किसका है? इकाइनोडर्मेटा का है। सिल्वर फिश किसका है? आर्थ्रोपोडा का है। इसी तरीके डॉग फिश किसका है? वो जाएंगे तो कार्डेटा में पहुंच जाएगा। वास्तव में फिश वही है, बट यहाँ भी लगे हैं फिश, ये वास्तविक फिश नहीं है। ये किससे हमको पता चलेगा? ये हमको उनके क्लासिफिकेशन से पता चलेगा। और ये कॉमन नेम से भी नहीं है, तो उनका कॉमन नेम है, कॉमन नेम से भी पता नहीं चलेगा। इसलिए नामनक्लेचर की भी जरूरत पड़ी, नाम उनका जो है नामकरण करने की आवश्यकता पड़ी। तो ये आपको यहाँ पर ये भी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि उनका आपको नामनक्लेचर करना होगा, नामकरण करना होगा, ये बहुत ही आवश्यक होगा। और ये दोनों ही चीजें जब मिलती है, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं और नामनक्लेचर करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करके, तो ये दोनों मिला करके तब कहलाता है क्या? टैक्सोनॉमी, वर्गीकी। वर्गीकी, टैक्सोनॉमी का मतलब होगा क्या? वर्गीकी। यानी टैक्सोनॉमी क्या है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लिनियस को बोले तो कैरोलस लिनियस क्या है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कह सकते हैं। ये वर्गीकी के जनक हैं। और टैक्सोनॉमी में हम किन बातों का अध्ययन करेंगे? टैक्सोनॉमी में हम क्लासिफिकेशन प्लस नामनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन करके उनका नामनक्लेचर, ये दोनों का ही अध्ययन हम किसमें करेंगे? टैक्सोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। वर्गीकी जिसको बोलते हैं, वर्गीकरण और उनका क्या? नामकरण। ये दोनों ही चीजों का जब अध्ययन करेंगे तो कहलाएगा वर्गीकी, टैक्सोनॉमी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। टैक्सोनॉमी शब्द सबसे पहले APD कैंडोल ने दिया था। टैक्सोनॉमी जो टर्म आया है सबसे पहले APD कैंडोल, APD कैंडोल, इन्होंने ये सबसे पहले टर्म दिया था 1813 में, ध्यान रखेंगे। 1813 में इन्होंने टैक्सोनॉमी शब्द का सबसे पहले टर्म का यूज किया था। और ध्यान रखेंगे, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हमने आपको बता ही दिया कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस, पहले इनका नाम था कार्ल वान लिने। कैरोलस लिनियस,
कैरोलस लीनियस को शुरू में इनका नाम था कार्ल वान लिनेस, लेकिन जब ये दो ही नाम पद्धति भी दिए हैं, बाइनामियल नॉमेनक्लेचर देने वाले कौन है? कैरोलस लीनियस है। ये भी पूछ देता दुई नाम पद्धति के जनक कौन, अभी चर्चा करते हैं दुई नाम पद्धति कॉमन नेम ये क्या है, तो इसके जनक है दुई नाम पद्धति के, और उससे प्रेरित होकर के इन्होंने अपना नाम भी उसी अनुसार रख लिया था। कार्ल वान लिने से हटाकर बाइनामियल नॉमेनक्लेचर के आधार पर अपना भी नाम इन्होंने कैरोलस लीनियस रख लिया था, दो शब्द से। अभी चर्चा होगी बाइनामियल नॉमेनक्लेचर की, तो उस रूप में इन्होंने भी अपना नामकरण कर लिया था। तो ये काफी रोचक प्रसंग है, बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे इसी में, ये जो हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर की बात की, नॉमेनक्लेचर नामकरण, देखिए जीवों के नामकरण की जो बात की जा रही है, पहले ही बता दिए कि बहुत ढेर सारे जीव हैं, उनके अगर आप नाम देखिए तो उनके नामों से पता नहीं चलता, अलग अलग जगहों पर वही जीव, एक ही जीव को अलग अलग नाम से जानते हैं। अब एक ही जीव है लेकिन अलग अलग नाम से जान रहे हैं, तो बहुत ज्यादा भ्रामकता फैली हुई है, समझ नहीं पाते कौन सा किस जीव के बारे में चर्चा कर रहा है। मान लीजिए कि इंग्लैंड का साइंटिस्ट और इसी तरीके से स्पेन का साइंटिस्ट, हॉलैंड का साइंटिस्ट, जर्मनी का साइंटिस्ट, भारत का साइंटिस्ट, ये सब इकट्ठा हुए और किसी एक जीव के बारे में चर्चा शुरू की। मान लीजिए कि इंग्लैंड से कहा कि हमारे यहाँ हाउस स्पैरो, गौरैया की मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग के यहाँ गौरैया जिसको कहते हैं, तो हाउस स्पैरो के बारे में उसने एक्सप्लेनेशन शुरू किया। अब दूसरे देश वाला नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि इंग्लैंड में गौरैया को हाउस स्पैरो कहते हैं, स्पेन में उसको पर्डल के नाम से जानते हैं, PARDAL, पर्डल। इसी तरीके से उसको अगर देखा जाए हॉलैंड में तो मुश्च के नाम से जानते हैं, MUSCH, मुश्च। जर्मनी में अगर देखा जाए तो उसको सुजन के नाम से जानते हैं, SUJUN, सुजन। अब देखिए अलग अलग नाम हो गए ना, जंतु एक ही है गौरैया, हाउस स्पैरो, पर्डल, मुश्च, सुजन, ये क्या है? अलग अलग देशों में इनके नाम हो गए। तो ये नाम से पता नहीं चल पा रहा है कि एक ही जंतु है, इसलिए जरूरत पड़ गई कि जंतुओं का जो नामकरण किया जाए, या जीवों की बात करिए, पौधे और जंतु दोनों आएंगे, उनका नामकरण एक ही हो, चाहे वो भारत का में हो, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे अमेरिका में हो, कहीं पर भी हो, उनका नामकरण की उनकी जो पद्धति हो वो एक जैसी होनी चाहिए, एक ही जैसी नामकरण की पद्धतियां हों सभी जगह के लिए, ऐसा प्रयास किया जाए। इस पर विचार मंथन प्रारंभ हुआ। तब यहाँ पर जो दो नाम आ रहे हैं, एक जो हम उसके लिए ध्यान रखेंगे, नॉमेनक्लेचर में कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, इसमें एक तो नाम आ रहा है, कॉमन नेम की बात हम कर रहे हैं, किसी भी जीव का कॉमन नेम, और दूसरा उसके जो है कह लीजिए कि हम बायोलॉजिकल साइंटिफिक कह ले, अभी साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम उसी को बोलते हैं, साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम यही है। जीव वैज्ञानिक नाम कहिए, साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम कहिए। अब ये बॉटनिकल नेम और जूलॉजिकल नेम दो भागों में इसको हम क्लासिफाइड कर लेंगे। जब जंतु की बात करेंगे तो जूलॉजिकल नेम, और प्लांट की बात करेंगे तो बॉटनिकल नेम की बात करेंगे।
तो यहाँ पर यह दिमाग में बात आपको आना चाहिए कि यह साइंटिफिक नेम, ये वैज्ञानिक नाम है जो वो एक जैसा होगा, चाहे वो कहीं का भी वो ऑर्गेनिज्म हो, जीव हो, चाहे वो भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, उसके नाम एक जैसे हो। कॉमन नेम अलग हो सकते हैं, कॉमन नेम अलग होंगे। कॉमन नेम की हमने बात अभी जो किया था गौरैया के बारे में, तो उसके कॉमन नेम इंग्लैंड में हाउस स्पैरो हो गया, स्पेन में पर्डल हो गया, और हॉलैंड में मुस्ट हो गया, और जापान में सुजन हो गया। तो अलग अलग हो सकता है, बट उसका जो जूलॉजिकल नेम, जो कह लीजिए कि साइंटिफिक नेम की हम बात कर रहे हैं, तो गौरैया का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पैसर डोमेस्टिकस। तो उसको पैसर डोमेस्टिकस जब कहेंगे तो वो पूरे सभी देश के, चाहे जहाँ के भी साइंटिस्ट होंगे, फट से समझ जाएंगे, तुरंत उनके दिमाग में आ जाएगा कि ये किसकी बात हो रही है, गौरैया की ही बात है, या स्वीडन की ही बात है, या पर्डल की बात है। वो सब एक ही जंतु के बारे में फिर चिंतन करेंगे। इसलिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि उनका जो है कह लीजिए कि नामकरण किया जाए। और इस बात से प्रेरित होकर के सबसे पहले जो है ध्यान रखेंगे, कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति का आविष्कार किया, बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, बाइनॉमियल द्विनाम पद्धति, यानी बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, क्या बोलेंगे इसको? द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति, नामकरण की द्विनाम पद्धति किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। हमने बताया कि उसका नाम था कार्ल वान लीने, और उसने इससे प्रभावित होकर के उसने क्या किया था? अपना नाम भी चेंज करके दो शब्दों में बना लिया था, कैरोलस लीनियस। यहाँ पर द्विनाम पद्धति जो वर्गीकरण की पद्धति दी गई, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। नामकरण की जो पद्धतियाँ आती हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नेम नॉमेनक्लेचर, और इसी तरीके से इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो जंतुओं के नामकरण के लिए ICZN, और पौधों के नामकरण के लिए ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जंतु और पौधों दोनों का। तो ये ध्यान में आना चाहिए कि नॉमेनक्लेचर के लिए, नामकरण के लिए जो द्विनाम पद्धति दी गई, कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई। इन्होंने क्या बताया, आइए इसमें मेन चीजें हम देखें कि इन्होंने अपने द्विनाम पद्धति की वर्गीकरण में कौन कौन सी बातों को महत्व दिया, क्या क्या बातें इन्होंने बताई। देखिए, इन्होंने कहा कि प्रत्येक जीवधारी का जो नाम होगा वो दो शब्दों से होगा, उसमें 2 टर्म्स होंगे, 2 शब्द होंगे। एक उसका वंश होगा जीनस, और दूसरा उसकी होगी स्पीसीज, जात। दोनों को मिला करके साइंटिफिक नेम बनेगा। एक होगा उसका क्या? जीनस, बने जिसको बोलेंगे हम वंश, और दूसरी होगी इसकी स्पीसीज, जात। इन दोनों से ही बनेगा उसका वैज्ञानिक नाम। ये दिमाग में आ जाए। जैसे अब देखिए, किसी एक जंतु का हम अगर वैज्ञानिक नाम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि राना टिग्रीना मेढक का है, RANA टिग्रीना, TIGRINA, राना टिग्रीना, ये वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रखेंगे। किसका है ये? फ्रॉग का, मेढक का। ये मेढक का वैज्ञानिक नाम है फ्रॉग, राना टिग्रीना मेढक, फ्रॉग का ये वैज्ञानिक नाम है। क्या है? राना टिग्रीना। अब इसमें 2 शब्द मैंने जो कहा, एक है राना, राना इसका क्या है? जीनस है, और इसकी जो टिग्रीना लिखी है, टिग्रीना, ये इसकी क्या है? स्पीसीज।
ये दो शब्द आ गए। ये दोनों को मिलाया तो आपने क्या बन गया? वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग, राना टिग्रीना। ये वैज्ञानिक नाम हो गया मेढक का। इसको जूलॉजिकल नेम कह सकते क्योंकि ये जंतु है। तो यहाँ पर यह बात आ गई, राना और टिग्रीना इसके दोनों को मिलाने से बना वैज्ञानिक नाम। इसमें यह बात विशेष रूप से ध्यान रखने पर बात आ गई कि प्रत्येक जीवधारी का नाम दो शब्दों से, दो टर्म होगा, दो शब्द होंगे, उसमें दो शब्दों से बना होगा। पहला उसका वंश होगा, जीनस, और दूसरी उसकी क्या होगी? स्पीसीज, जाति होगी। दूसरी बात आ गई, ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात, जो वंश का जो नाम होता है उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। आप देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है, कैपिटल आर लिखा है राना, तो कैपिटल से लिखा जाता है। और जाति का पहला अक्षर जो होता है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ये ध्यान रखना, ये सही है, ये राना टिग्रीना ये सही है। ऐसा अगर मेढक का पूछा आप लिखोगे तो आपको पूरे नंबर। अगर आपने ऐसा लिख दिया कि ये राना और फिर ये TIGRIN टिग्रीना ऐसा लिखा अगर आपने, तो ये गलत है, इसमें आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि जाति का जो पहला अक्षर है, फर्स्ट लेटर, वो स्मॉल होगा, हमेशा ये बात ध्यान में रहे। तो ये गलत है, ये सही है, ये सही है और ये गलत है। इस तरीके से इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे तो ये दूसरी बात हो गई कि वंश का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में और स्पीसीज का, जाति का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। और ये बुक्स में देखते होंगे, किताबों में लिखे रहते हैं तो इटालिक्स में तिरछे छपे होंगे। और जब आप कॉपी में लिखोगे या कहीं लिखोगे तो उसके नीचे अंडरलाइन खींचोगे। आप कहीं भी जब लिखना, जैसे आपने लिखा राना टिग्रीना की बात की है, राना टिग्रीना ये लिखेंगे, इसके नीचे आप अंडरलाइन खींच देंगे। कॉपी पे जब लिखे, कहीं भी लिखे, बुक्स में इटालिक्स में छपे। तीसरी बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो जंतु वैज्ञानिक नाम है और या बॉटनिकल नेम, वनस्पति वैज्ञानिक नाम है, जूलॉजिकल नेम एंड बॉटनिकल नेम, ये इनके लिए अलग अलग वो होती है। इनके लिए नामकरण की अलग अलग पद्धतियां हैं। ये पूरी तरह से एक दूसरे से स्वतंत्र है, ऐसा कर सकते हैं। पद्धति वही है, सिस्टम वही है, बट ये एक दूसरे से क्या होते हैं? पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। इनको आपको ध्यान में रखना है। जाति के जो कह लीजिए वंश जो होता है, जीनस, उसके कैरेक्टर्स बहुत ढेर सारे मिलते हैं आपस में, बहुत ढेर सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं फाइकस, फाइकस बेंगेलियंसिस, फाइकस रुम्फाई, फाइकस रिलीजियोसा, बहुत ढेर सारे नाम है। यहाँ पर फाइकस क्या है? जीनस है। ये फाइकस रिलीजियोसा पीपल का वैज्ञानिक नाम है। फाइकस बेंगेलियंसिस बरगद का वैज्ञानिक नाम है। फाइकस रुम्फाई ये पाकर गूलर जो होती है उसका वैज्ञानिक नाम है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि फाइकस वंश है, इनके कैरेक्टर्स काफी आपस में मिलते होंगे, एक ही वंश के हैं, लेकिन जातियां देखिए अलग अलग है। उनके पत्ते का आकार कुछ अलग हो जाएगा, बट उनके फ्लावर की बात करेंगे, इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे तो मिलता जुलता होगा। सीड के देखेंगे शेप वगैरह मिलता होगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये, इनमें हाइपेंथोडियम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस होता है। ये स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के अंतर्गत साइथियम, हाइपेंथोडियम, वर्टिसिलास्टर, 3 टाइप्स पढ़ने के लिए आगे आएंगे। उनमें से हाइपेंथोडियम उदम्बरुक जिसको बोलते हैं, उस प्रकार का इनमें इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। तो यहाँ पर वंश के जो है कैरेक्टर काफी एक दूसरे से समानता मिल रहे जाती है, अलग थोड़े से डिफरेंसेस आ गए। तो यहाँ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की भी बात करना है, कभी कभी पूछ देता है, बहुत ढेर सारे जीवों के नाम भी पूछ देगा आपको। 5 जो है क्या पूछेगा, व्हाट इज बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति क्या है,
और इसके बेस पर, इसके आधार पर किन्हीं 5 पौधों के, 5 जंतुओं के वैज्ञानिक नाम लिखिए। आप बहुत ढेर सारे पौधों और जंतुओं के वैज्ञानिक नाम याद करने का वो करें। जैसे मैन का आप जान गए, होमोसेपियंस है। इसी तरीके से हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, घरेलू चिड़िया का पैसर डोमेस्टिकस। इसी तरीके से पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, टाइगर का पैंथेरा टाइग्रिस, शेर का पैंथेरा लियो। ऐसे आपको बहुत ढेर सारे जंतुओं के वैज्ञानिक नाम याद करने होंगे। तो कम से कम कुछ जंतुओं के, कुछ पौधों के नाम आप याद कर सकें, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा। पौधों में से ही नीम का एजेक डायरेक्टा इंडिका, व्हीट ट्रिटिकम स्टाइवम, धान का व्हीट वन गेहूं का हो गया, ट्रिटिकम स्टाइवम। धान का चावल ओराइजा सेटाइवा। और ले लीजिए जिसका भी लेना हो, पौधों में बहुत ढेर सारे पौधे हैं। तुलसी है, ओसिमम सैंकटम। अभी इसका लिए सोलेनम नाइग्रम मकोय का, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का। बहुत ढेर सारे हैं जिनका अभी आपको लगे जो पद। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस सरसों का। बहुत ढेर सारे पौधे हैं, जंतु हैं। हेलियंथस एन्यूस सूरजमुखी का याद करेंगे। तो पौधों और जंतुओं के द्विनाम पद्धति के आधार पर नामकरण लिखने के लिए भी पूछ देता है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। द्विनाम पद्धति क्या है? 5 जंतुओं के, 5 पौधों के वैज्ञानिक नाम लिखिए उसके आधार पर। तो आपको ये बातें दिमाग में आनी चाहिए। द्विनाम पद्धति कोर्स में है। बाद में त्रिनाम पद्धति का भी आविष्कार हुआ, जिसमें उपजाति को भी जोड़ दिया जाता है। उसमें बहुत ढेर सारे जंतुओं में इस तरीके के नामकरण की पद्धतियां लागू हुई हैं, जहां पर ध्यान रखेंगे त्रिनामकरण 3 शब्द फिर आ जाते हैं। वंश, जाति और उपजाति को भी जोड़ दिया जाता है। आपके कोर्स में त्रिनाम पद्धति वर्गीकरण है नहीं, द्विनाम पद्धति आएगा, उसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो वर्गीकरण के अध्ययन के जो कह लीजिए कि हम लोग चल रहे हैं, नामकरण हो गया, वर्गीकरण टैक्सोनॉमी की हम बात किए। तो टैक्सोनॉमी की अगर हम देखें कि किस तरीके से उसकी हायरार्की की बात करें, अनुक्रम की बात करें, उसके पद की बात करें टैक्सोनॉमी में कि किस तरीके से उसके अनुक्रम है, किस प्रकार से ये रैंक बनाए गए हैं जो वर्गीकरण के लिए। तो उसमें वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई आप देख रहे हो कि क्या होती है? जाति होती है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? जाति है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज द स्पीसीज। जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। जाति को पूछ देता है, ध्यान करना, बहुत प्रश्न आता है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति है। और वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वो है किंगडम। किंगडम किंगडम इसको क्या बोलेंगे? जगत। किंगडम माने क्या होगा? जगत। उसके बाद फाइलम। फाइलम अथवा इसको बोल सकते हैं आर डिवीजन। पौधों के लिए वही डिवीजन शब्द, डिवीजन पौधों में प्रयोग करेंगे तो डिवीजन शब्द प्रयोग करेंगे, जंतुओं में करेंगे तो क्या करेंगे? फाइलम करेंगे। फिर क्लास, वर्ग, फिर नीचे जाए आर्डर, आर्डर, गण, गण, क्लास को वर्ग करते हैं।
ऑर्डर के बाद फैमिली, ऑर्डर के बाद फैमिली आएगी, फिर स्पीसीज आएगा, जीनस। मैंने कहने का मतलब आर्ड पूरा लिखना होगा तो बड़ा लंबा जाएगा। ऑर्डर के बाद में आपका फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, फिर स्पीसीज, ये नीचे से ऊपर का अनुक्रम जाएगा, ध्यान रखिए। यानी स्पीसीज सबसे छोटी इकाई है, यहां से ऐसे चले, स्पीसीज सबसे छोटी इकाई। स्पीसीज बहुत ढेर सारी मिलेगी तो जीनस बनेगा, बहुत ढेर सारे जीनस मिल करके फिर क्या बनेगा, स्पीसीज, फैमिली, फैमिली से फिर बड़ा है क्या, आर्डर, ये ऊपर लगाना है, आर्डर, फिर क्लास, कई आर्डर मिलेंगे तो क्या बनेगा, क्लास, और कई क्लास मिलते हैं तो बनता है क्या, फाइलम, और कई फाइलम मिलते हैं तो बनता है क्या, किंगडम, जगत, जगत। फाइलम माने इसको क्या बोलेंगे, संघ, क्लास यानी वर्ग, ऑर्डर गण, फैमिली कुल, कुल, जीनस वंश, स्पीसीज जाति। हिंदी नहीं अंग्रेजी में याद करें आप, बहुत जरूरी है कि आप इसको अंग्रेजी में ही याद करें, ज्यादा आपके लिए अच्छा हो। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये वर्गीकरण के क्या है, इस वर्गीकरण की ये पद्धति को आप देख रहे हो कि किस तरीके से इनको क्लासिफाइड किया है। हिरार्की आप कह लीजिए, क्लासिफिकेशन, उसके अनुक्रम, उसके पद। तो स्टार्ट कहां से करेंगे हम, जाति से स्टार्ट करेंगे, स्पीसीज से शुरू करेंगे। जाति क्या है, अभी हमने बताया कि द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज द स्पीसीज। वर्गीकरण की सबसे जो छोटी इकाई है वो कहलाती है जाति। जाति में ध्यान रखेंगे कैरेक्टर्स काफी मिलते जुलते होंगे, काफी नजदीकियां होंगी उनमें, क्योंकि एक ही जाति के जीव जो होंगे उनको हम किस रूप में परिभाषित करेंगे, तो हम ये कहते हैं कि ध्यान रखेंगे एक ही जाति के जो जीव हैं। देखिए मेयर ने तो ये कह दिया दी बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है मेयर, MEYER। मेयर ने सबसे पहले जाति के बारे में, मेयर ये स्पीसीज के बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज द स्पीसीज। बड़े वर्गीकरण की सबसे जो छोटी इकाई है वो कहलाती है जाति। लेकिन इसके बारे में जानरे, तो मेयर ने कहा, ये काफी पहले 1942 में इन्होंने डिफाइन किया था। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जॉन यानी JOHN, जॉन, RAY, जॉन रे, ये वैज्ञानिक है। जाति शब्द दिए थे सबसे पहले, जाति शब्द पूछ देता है किसने दिया, तो जानरे ने दिया था सबसे पहले। और जानरे का ये कहना है, ध्यान रखेंगे, कि आपस में संकरण करने वाली, यानी प्रजनन जो कर सके, ऐसे जीवों का जो ग्रुप है, समूह है, वो क्या कहलाता है, जानरे के अनुसार उसको बोलते हैं जात। जानरे ने कहा स्पीसीज इज ए ग्रुप इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन। क्या बोला उन्होंने, स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन।
आपस में संकरण करने वाले जीवों का समूह जाति कहलाता है। हिंदी अंग्रेजी में दोनों बता दिए हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। आपस में संकरण करने वाले जीवों के समूह को, ग्रुप को क्या बोलते हैं? जाति बोलते हैं। वो एक जाति की है, यानी स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ इनब्रीडिंग पॉपुलेशन। याद रहे, आता है पूछ देता है, तो ये जाति की अवधारणा है कि आपस में संकरण करने वाले जीवों के समूह को जाति कहते हैं। अपने ही ग्रुप में संकरण कर पाते हैं, परंतु कहीं कहीं पर ऐसा भी देखने के लिए मिल जाता है कि कह लीजिए कि हाइब्रिड स्पीसीज की बात कर सकते हैं, आपस में संकरण एक ही वंश के कर सकते हैं। परंतु अगर जैसे देखें कि गधा डंकी, मेल डंकी और फीमेल हॉर्स की बात करें, घोड़ी की बात कर लें, इनके हाइब्रिड जो पैदा होते हैं, अगर संकरण होता है तो उससे क्या पैदा होता है? उससे पैदा होता है खच्चर, म्यूल, म्यूल माने खच्चर, खच्चर पैदा होता है। और खच्चर में संतानोत्पत्ति की क्षमता नहीं होती, स्टेराइल होता है, उपाज होता है। इसी तरीके से बहुत ढेर सारे हैं, टिग्लाइन है, पोमैटो है, ये बहुत ढेर सारे संकरण उसमें देखे होंगे और इनमें फिर क्षमता नहीं होती है इस तरीके से। और इसी को अगर जिसको बताए कि घोड़ी और गधे के संकर से प्राप्त होता है कौन सा? खच्चर। और उलट दीजिए, गधी और घोड़े के संकर से क्या प्राप्त होता है? हिन्ना, उसको बोलते हैं हिन्ना। तो इस तरीके से बहुत ढेर सारे हैं इस प्रकार की भी जातियां जो है जिनके बारे में चर्चा करते हैं। पर ये फिर आगे स्टेराइल है, आगे संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते, आपस में जन्म नहीं कर सकते, इसलिए इनको जाति की संज्ञा देना उचित नहीं लगता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये जो स्पीसीज के कह लीजिए कैरेक्टर आपस में मिलते होंगे, काफी एक दूसरे से मिलते हुए कैरेक्टर होंगे, और कई स्पीसीज मिल करके बनाती है क्या? जीनस, वंश को बनाती है। जैसे ब्रेसिका, सरसों, इसमें ग्रुप में उसका तो सरसों का ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस ये बॉटनिकल नेम है। बट इसी में अगर देखें स्पीसीज, इसकी बहुत ढेर सारी वैरायटी है। ब्रेसिका जुन्सिया, ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, वही जैसे फाइकस का था, फाइकस बेंगेलियंसिस, फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस रूम्फाई, प्याज में एलियम सीपा, लहसुन एलियम सेटाइवम। तो यहाँ पर एलियम क्या है? इनकी जीनस, बट स्पीसीज देखिए अलग है। कुछ उनके वैरायटी में डिफरेंशिएशन, कुछ भिन्नताएं कुछ देखने के लिए मिलती हैं, इसलिए उनको अलग जो है अलग जाति में कर देते हैं। लेकिन वंश में जब चलेंगे तो जातियों का जो समूह है कई, वो एक वंश का निर्माण करता है। यानी कई जातियां मिलती हैं तो क्या बनता है? जीनस बनता है। यानी जातियां जब आपस में कह लीजिए कि मिलेंगी तो किसका निर्माण हो जाएगा? वंश का निर्माण होगा। तो जीनस सिमिलर स्पीसीज कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड जीनस। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा जब स्पीसीज मिलती जाएंगी तो उनके दौरान क्या बन जाएगा? जीनस का निर्माण होता है। यानी कई स्पीसीज मिलेंगी तो जीनस बनेगा। यानी एक जीनस के अंदर बहुत ढेर सारी स्पीसीज हो सकती है, ऐसा। और कई स्पीसीज जब मिल गई तो जीनस बनेगी। जीनस के कैरेक्टर जो होंगे कह लीजिए कि आपस में मिलेंगे। अभी जो ले रहे थे नाम हम लोग सबके के फाइकस, फाइकस, फाइकस लगाता, फाइकस रूम्फाई, फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस वंश है। इनके कैरेक्टर आपस में मिलेंगे, परंतु स्पीसीज में वो डिफर हो जाते हैं, वो ज्यादा नीचे चले गए।
और जीनस में इनके कैरेक्टर कैसे मिलेंगे वो स्मरण कर लें कि सभी में इन्फ्लोरेसेंस फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस बेंगेलियंसिस, फाइकस रूम्फाई, इनमें सब में अगर इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे तो हाइपेंथोडियम प्रकार का है। इनके सीड के देखेंगे तो एक जैसे उसी के अंदर बंद क्लोज रहेंगे, तो वो सारी चीजें हैं, उनके शेप भी एक दूसरे से मिलते रहेंगे, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से जब ध्यान रखेंगे ये जीनस कई मिलते हैं तो फैमिली का निर्माण होता है, फैमिली बनती है। कई जीनस जब मिलते हैं तो क्या निर्माण होता है, यानी इसकी बड़ी इकाई जो कह लीजिए फैमिली हो जाएगी। ये ग्रुप ऑफ जेनरा विद सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम ए फैमिली। मैंने कहने का मतलब ये है कि बहुत ढेर सारे उसके कैरेक्टर्स जो है जीनस के जो मिल रहे हैं, उनको जब एक असेंबल्ड करेंगे, एक उनका ग्रुप निर्धारित करेंगे, तो वो कहलाएगा फैमिली, से बड़ी ग्रुप बन गई। फैमिली में पौधों में जनरली देखते होंगे एसी शब्द लगा रहता है, लास्ट में सफिक्स लगा रहता है, ब्रेसिकेसी, क्रूसीफेरी का नाम है। पहले कुछ फैमिली थी ऐसी 8 फैमिली जिनके नाम में एसी नहीं लगा था, बाकी ज्यादातर नाम सोलेनेसी, पोएसी, एक रेमिनी का नाम है उसमें भी एसी नहीं लगा था, बाद में उस नामकरण के अनुसार किया गया। मालवेसी, कुकुरबिटेसी, एपोसाइनेसी, कनबार्बुलेसी, बॉटनी वाले में जितने भी प्लांट वाले में आएगा, लास्ट में फैमिली में एसी लगा होता है। और जंतुओं की अगर हम बात करते हैं तो जंतुओं के फैमिली में अगर जाएंगे, जैसे मनुष्य है उसकी फैमिली है होमिनिडी, तो होमिनिडी इसमें ध्यान रखेंगे लास्ट में इडी शब्द जुड़ा हुआ है, ये भी सफिक्स है। तो इस तरीके से जंतुओं और पौधों की बात दोनों की चल रही है, दोनों को आपको ध्यान में रखना है। अब कई फैमिली जब मिलती है तो किसका निर्माण हो जाएगा, आर्डर का। ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज नोन एज आर्डर, को आर्डर हम कहेंगे, गण। तो बहुत ढेर सारी फैमिली के कह लीजिए जो होंगी, उनके कैरेक्टर्स आपस में कह लीजिए मिलेंगे, उनसे जो ग्रुप बन जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, उसके लिए हम शब्द प्रयोग करेंगे आर्डर का, गण का। गण बोलते हैं हिंदी में। बहुत ढेर सारे फैमिली मिलकर उनके लक्षण के आधार पर आर्डर बनाया जाता है, और इनमें भी सफिक्स एल्स लगता है। क्या लगता है, एल्स। जैसे मान लीजिए कि हम बात करें कि मैंगो है, तो उसमें हम आर्डर में जाएंगे तो सैपिनेडेल्स लग गया ना। इसका व्हीट का देख लेंगे, गेहूं का पोएल्स, पोएसी फैमिली थी, एसी लगा था, और आर्डर में गए तो एल्स लग गया, पोएल्स। तो इस तरीके से इनको आपको ध्यान में रखना होगा कि जो आर्डर होता है जंतुओं में और पौधों में दोनों की बात कर रहे हैं, कि इनको आपको ध्यान में रखना है। प्राइमेट मनुष्य का मैमल स्तनी क्लास हो जाएगा, तो इसमें भी इस तरीके से कह लीजिए कि आर्डर है। और जब आर्डर बहुत ढेर सारे मिलेंगे, ध्यान रखेंगे, तो क्या बनेगा उसके बाद में क्लास का निर्माण होता है। रिलेटेड आर्डर्स मेक ए क्लास, रिलेटेड आर्डर्स मेक ए क्लास। जो संबंधित लक्षणों में मिलने वाले कुल आपके आर्डर हैं, गण है, गण हिंदी में गण बोलते हैं आर्डर, ये क्या बनाते हैं, क्लास का, वर्ग का निर्माण करते हैं। और जो वर्ग होता है कह सकते हो, यानी बहुत ढेर सारे लक्षण जो मिलने वाले
आर्डर गण के हैं उनको एक साथ इंक्लूड करके हम वर्ग का निर्माण करेंगे, क्लास का निर्माण करते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात होता है, ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए भी आपको ध्यान में रखना होगा कि जैसे बहुत ढेर सारे जीवों में, जैसे मान लीजिए कि पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज, मैमल, ये सब क्लास। पिसीज यानी मछली का वर्ग, एम्फीबिया मेढक का वर्ग, रेप्टाइल सरीसृप छिपकली सांप वाला वर्ग, एवीज पक्षियों का वर्ग, मैमेलिया स्तनधारी का वर्ग, ये सब है। ये सब में आप देखिए तो नोटोकार्ड पाई जाती है। तो इनमें नोटोकार्ड की उपस्थिति कार्डेट कहलाए। इनको सबको एक साथ क्या कहेंगे? कार्डेट, यानी इनका क्लास क्या हो गया? कार्डेट कहलाए। इसको आपको ध्यान में रखना। इसी तरीके से इसके बाद में अगर हम देखते हैं फाइलम आएगा। फाइलम या डिवीजन बोल रहे हैं, पौधों में हम लोग उसको प्रभाग, डिवीजन कर लेते हैं। जंतुओं में उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं क्या? माने फाइलम शब्द प्रयोग कर लेते हैं। तो बहुत ढेर सारे जब क्लास को इंक्लूड करेंगे तो क्या बनेगा? फाइलम। फाइलम इज द लार्जेस्ट डिवीजन इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ये बड़ा ग्रुप हो गया। बहुत ढेर सारे क्लास जब इंक्लूड होंगे, एक साथ मिलेंगे, तो उनसे फाइलम या डिवीजन का निर्माण होता है। उसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये सब क्या है? फाइलम। तो उनको इंक्लूड किया गया है। और लास्ट में ध्यान रखेंगे किंगडम की हम बात करते हैं। ये लार्जेस्ट ध्यान रखेंगे यूनिट होगी। ये लार्जेस्ट ध्यान रखेंगे बड़ी इकाई है। सबसे ज्यादा वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई वर्गीकरण की पूछते कौन है तो आप बताओगे किंगडम है। तो दो किंगडम है, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ये बाइनॉमियल कह लीजिए कि क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम, द्विनाम पद्धति दिया गया, द्विनाम वर्गीकरण कह लीजिए, तो उसमें दो जगत बनाए गए थे, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। पादप जगत और जंतु जगत, पौधों का अध्ययन करेंगे पादप जगत के अंतर्गत किंगडम प्लांटी में, और जंतुओं को अलग क्लासिफाइड करेंगे हम एनिमल किंगडम में। तो ये वर्गीकरण की एक कह लीजिए कि हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन कह लीजिए, उसके पदानुक्रम है, किस तरीके से कौन चलते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसको भी याद रखना है। स्पीसीज सबसे छोटी इकाई, बहुत ढेर सारी स्पीसीज मिली तो जीनस, जीनस बहुत ढेर सारे मिलेंगे जिनके कैरेक्टर मिल रहे हैं तो फैमिली, फैमिली बहुत ढेर सारी इंक्लूड करते हैं तो आर्डर, आर्डर बहुत ढेर सारे मिलेंगे तो क्लास, यानी एक क्लास में बहुत ढेर सारे आर्डर होंगे। और उसके बाद कई बहुत ढेर सारे क्लास मिलकर के फाइलम बनाएंगे, और फाइलम बहुत ढेर सारे जो भी है मिलकर के किंगडम बनाए। सबसे बड़ी इकाई किंगडम होगी, सबसे छोटी इकाई क्या होगी? जीनस होगी। ये सारी स्पीसीज हो, छोटी इकाई स्पीसीज हो। तो ये आपको याद रखना। इसके बाद हम देखेंगे इसमें टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी। टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी। टूल्स फॉर स्टडी यानी कह लीजिए कि वर्गीकी के अध्ययन में, स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी माने वर्गीकी। वर्गीकी के अध्ययन में जो
हम टूल्स उपकरण का प्रयोग करेंगे, जिनका हम उपयोग करेंगे, ऐसे कौन से हैं जिनका हम इस वर्गीकरण में कह लीजिए कि प्रयोग करते हैं। इसके पहले हमको लगता है एक हम लोग अगर वो बना लें, थोड़ा सा रुक करके इसको पढ़ते हैं, ये चीज और हम लोग अगर कर लें तो ज्यादा बेटर होगा। अभी जैसे हम लोगों ने वर्गीकरण के पदानुक्रम बताए, तो आपको बहुत ढेर सारे, अब ये देखिए लेक्चर तो बड़ा होगा ही, क्योंकि इस लेक्चर में ही इसको हमको खत्म करना है। तो पर यहाँ पर ध्यान दे लें, इसको भी हम थोड़ा सा 2 मिनट दे करके पढ़ लेते हैं। जो हम लोगों ने कॉमन नेम की बात की, बॉटनिकल नेम की बात की, जीनस की बात की, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम की बात की करें, तो कभी कभी ये दे देता है कि जैसे ह्यूमन है, मनुष्य है, हाउस फ्लाई है, मैंगो है, हीट है, ब्रेसिका है, किसी का भी 4-6 का नाम देकर के कह देगा कि उसको क्या करिए आप, क्लासिफाइड करिए, उनको जो है वर्गीकृत करिए कि किस तरीके से वर्गीकरण करोगे। तो जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं कॉमन नेम, कॉमन नेम की बात करते हैं। ये थोड़ा ज्यादा लंबा ले लेंगे तो नहीं आएगा आपका, ऐसा ले यहां से लेते हैं। ये कॉमन नेम, कॉमन नेम ये दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा देखना भाई। कॉमन नेम, जैसे कॉमन नेम हमने लिया मैन का, मनुष्य का। अब हम कॉमन नेम तो मनुष्य माने मैन कहेंगे। अब इसका अगर हम कह लीजिए कि बायोलॉजिकल नेम की बात करें तो क्या कहलाएगा, बायोलॉजिकल नेम की अगर हम बात कर लें तो इसका वैज्ञानिक नाम लिखेंगे। वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो, HOMO, होमो। ये स्मॉल से लिखना, जाति का पहला अक्षर स्मॉल से ही लिखना है, ध्यान रखना। सेपियंस, होमो सेपियंस। और ये अब हम लोग लिख रहे थे इसलिए इसके नीचे क्या खींचेंगे, अंडरलाइन। किताबों में लिखा होगा तो इटालिक्स में छपा होगा, तिरछे, तो इसको ध्यान रखना। अब इसका देख लेंगे क्या, जीनस। जीनस आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका जीनस होमो होगा, होमो होगा। वंश का नाम है और जात का नाम तो कहीं बनता है, तो जीनस से स्टार्ट कर दिए तो इसका वंश का नाम क्या होगा, होमो हो जाएगा। फैमिली इसकी क्या हो जाएगी, फैमिली की बात करेंगे, मनुष्य की जो फैमिली है, होमिनिडी, होमिनिडी। होमिनिडी का फैमिली आ गई। इसके बाद आर्डर, आर्डर भी लिखना होगा। तो आर्डर में इसका अब ये जगह कम होता जा रहा है और लिखना सब है। आर्डर ये प्राइमेट है, PRIMATE, प्राइमेट। प्राइमेट क्लास, मैमेलिया, मैमेलिया, LIA, यही लिख दे रहे, मैमेलिया स्तनधारी वर्ग का है। और इसके लास्ट में फाइलम या डिवीजन की बात, जंतु है फाइलम, और अगर पौधा होता तो डिवीजन, डिवीजन इसको पढ़ना, DIVIS, डिवीजन। तो लास्ट में किसका, किस उस फाइलम या डिवीजन में आएगा, ये कार्डेटा।
कार्डेटा का है। किंगडम एनिमल किंगडम जान रहे हैं, वो आगे लिखने की जरूरत नहीं। इस तरीके से आप कुछ के नाम लिखेंगे और वो करेंगे। जैसे हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी पूछ देता है कभी कभी, इसका आप वैज्ञानिक नाम इसका है मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका, ये अंडरलाइन जरूर खींचेंगे, सब में खींचना है। ये इसका है, इसका वो जीनस क्या होगा, मस्का, मस्का डोमेस्टिका, मस्का। और ये ध्यान रखेंगे, ये मस्कीडी इसका फैमिली हो जाएगा। मस्कीडी, CIDAE, यानी मस्कीडी, ये इसकी क्या हो जाएगी, फैमिली हो जाएगी। फिर इसके बाद में इसका क्या आएगा, आर्डर आएगा। तो वो होगा आर्डर, ये द्विपंख वाला है, तो द्विपंख वाले डिप्टेरा में रखे हैं, गए हैं। डिप्टेरा, डिप्टेरा, जितने भी कीट हैं वो डिप्टेरा में है रखे गए, जिनमें दो पंख उड़ते हैं, दो पंख से। और इसका क्लास इंसेक्टा, इंसेक्टा कीट वर्ग है। और इसका फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का। ऐसे ही ले सकते हैं। कुछ एक आध पौधों के नाम ले लीजिए, जैसे मैंगो है, इसका जानते हैं आप बॉटनिकल नाम, बॉटनिकल नेम कहेंगे, साइंटिफिक नेम या माने उसका जो है बायोलॉजिकल नेम, यानी बॉटनिकल नेम पौधा है, पौधे की बात करेंगे तो ये मैंगीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका, जो भी कहिए, मैंगीफेरा इंडिका, INDICA, इंडिका, स्मॉल लेटर में। जात का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में ही लिखना है, अंडरलाइन जरूर खींचेंगे जब भी लिखेंगे। ये मैंगी, अब इसका वो जीनस की बात करते हैं, तो जीनस लिखा ही रहता है। जीनस क्या होगा, मैंगीफेरा, फेरा, मैंगीफेरा क्या होगा, इसका वंश हो जाएगा। और इसके फैमिली की बात करेंगे तो एनाकार्डियेसी फैमिली का है। किसका है, एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसी फैमिली का है। मैंगीफेरा इंडिका ध्यान रखेंगे, एनाकार्डियेसी फैमिली, एसी फैमिली में एसी शब्द आता है, पहले ही बताए। और आर्डर की बात करेंगे, ये सैपिंडेल्स का है। आर्डर इसका SAPIN, सैपिंडेल्स, सैपिंडेल्स, एल्स शब्द आता है आर्डर, ये सैपिंडेल्स का है। और ये कैसा है, क्लास की बात करेंगे तो ये डाइकाटिलीडन, द्विबीजपत्री है, डाइकाटिलीडन, डाइकाटिलीडन। और क्या है ये, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है। आवृत बीजी है, यानी इसके जो सीड होते हैं फ्रूट के अंदर होते हैं, एक आवरण इनवेलप में होते हैं, तो ये एंजियोस्पर्म कहलाएगा। टू कार्टिलीडन्स प्रेजेंट है, इसलिए डाइकाटिलीडन। एक आक और लेना हो तो मोनोकार्टिलीडन्स का भी ले सकते हैं, लेना चाहे तो, जैसे व्हीट,
व्हीट यानी गेहूं, ट्रिटिकम TRITIUM, ट्रिटिकम CUM, एस्टाइवम AESSTIVUM, ट्रिटिकम एस्टाइवम स्मॉल लेटर में, ट्रिटिकम T कैपिटल, एस्टाइवम AE से A स्मॉल लेटर में, एस्टाइवम। अब यहां पर इसका जो जीनस होगा ट्रिटिकम होगा, ट्रिटिकम। अब इसकी फैमिली की बात करते हैं, ग्रेमिनी। ग्रेमिनी को नामकरण की पद्धति के अनुसार जब वो किया गया तो चूंकि फैमिली के अंत में एसी लगता है तो ग्रेमिनी शब्द ठीक नहीं है, इसको हम पोएसी कहेंगे। पोएसी, पोएसी और आर्डर पोएल्स, एल्स लगता है, ALES, पोएल्स। और यहां पर ये मोनोकाटिलीडन है, एक बीज पत्र होता है, मोनोकाटिलीडन और एंजियोस्पर्म है। इस तरीके से आप एक चार्ट बना करके बहुत ढेर सारे जंतुओं और पौधों का आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और जनरली ये जो मैंने लिख दिया है चार्ट, तो ये तो सबसे कॉमन है, इसलिए इनको ही पूछ देता ज्यादातर, इसलिए मैंने इनका जो है यहाँ पर यूज किया है कि आप इस तरीके से एक टेबल बनाए लंबा, और पौधों और जंतुओं के नाम बहुत ढेर सारे याद करने का आप वो करें, प्रयास करें, क्योंकि नाम याद करने पड़ेंगे। इसको हम मिटा रहे हैं, आप रोक करके लिख सकेंगे वीडियो। अब हम टूल्स की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी। टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी। टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण विज्ञान के अध्ययन के साधन। लिखना होगा तो लिख लेंगे, वर्गीकरण विज्ञान के अध्ययन के साधन। वर्गीकरण विज्ञान के अध्ययन के साधन। टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी। वर्गीकी भी लिख सकते थे, वर्गीकरण विज्ञान लिख लेंगे, वर्गीकी के अध्ययन के साधन। क्या साधन है, किन साधनों का हम इस्तेमाल करके वर्गीकरण के अध्ययन में जिनका की हेल्प लेते हैं, मदद लेते हैं, ऐसे कौन से साधन हैं। उसमें से सबसे पहले अगर देखा जाए तो हर्बेरियम की बात करते हैं। हर्बेरियम, हर्बेरियम क्या है भाई, इसको ध्यान दें। हर्बेरियम देखिए कि ये पौधों के अध्ययन के लिए विशेष रूप से ये साधन इस्तेमाल में आता है, प्रयोग करते हैं। हर्बेरियम कागज की बनी हुई शीट्स होती हैं, जिनमें ध्यान रखेंगे पौधों को अध्ययन के लिए उनको सुखाकर प्रेस करके और एक मान्यता प्राप्त वर्गीकरण के अनुसार रखते हैं, फाइलिंग करेंगे उनको कागज के में एक निश्चित आकार का जो उसका अंतर्राष्ट्रीय माप है
उस हिसाब का हर्बेरियम सीट होती है, उस पर उनको हम चिपकाते हैं पौधों को, और भविष्य में अध्ययन के लिए उसको रखते हैं, संग्रह करते हैं। तो वो संग्रहालयों में उनको रख दिया जाता है। भविष्य में जहाँ अध्ययन की जरूरत पड़ती है तो उसको निकाल कर उसी के आधार पर पौधों को हम देख करके पहचानते हैं, जानते हैं, वर्गीकरण करते हैं और उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो हर्बेरियम क्या है, पौधों का ध्यान रखेंगे, वह संग्रह है जिसमें पौधों को सुखा करके, दबा करके, प्रेस करके हर्बेरियम सीड्स पर, कागज की जो सीड्स होती हैं उन पर उनको चिपका करके भविष्य में अध्ययन के लिए संरक्षित किया जाता है, रखा जाता है। काफी ये कारगर होती हैं, तो इनको अध्ययन के लिए रखते हैं। हर्बेरियम ये सीड कहलाएंगी। हर्बेरियम जहाँ रखे जाती है सीड्स, वो हर्बेरिया कहलाता है, पादप संग्रहालय है जहाँ पर इनको सुरक्षित रखे जाते हैं और अध्ययन के लिए उपयोग में लाया जाता है। हर्बेरियम में मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे, कुछ हमको उपकरण चाहिए हर्बेरियम सीट बनाने के लिए। तो हर्बेरियम सीट चाहिए और आपको चाहिए खुरपी चाहिए, एक कैंची चाहिए, निडिल चाहिए, एक वैक्यूम थैली चाहिए। ये सब लेकर के जाते हैं फील्ड में और पौधों का कलेक्शन करते हैं। और हर्बेरियम में पुष्पीय भाग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोशिश करते हैं कि पौधे का संपूर्ण भाग हो जिसमें पुष्प अवश्य हो। बहुत सारे पौधों की पत्तियां बहुत मिलती जुलती हैं, तो उनको पहचानना बड़ा कठिन हो जाता है तने पत्ती से। पुष्प होता है तो ज्यादा उसका आइडेंटिफिकेशन करना आसान होता है। तो इस तरीके से कलेक्शन करते हैं। बहुत लंबे पौधे होते हैं तो उनको बीच बीच से कट करके उनके पार्ट लगा देते हैं, जोड़ देते हैं, और इस तरीके से उनको जो है पौधों को ले आते हैं, उनको प्रेस करते हैं। लकड़ी का बना हुआ प्रेस रहता है, अखबारी कागज के बीच में रख करके पौधों को दबा दिया जाता है, प्रेस किया जाता है, फिर उनको सुखाया जाता है, काले न पड़ने पाए, फफूंद वगैरह उनमें न लगे, उनको बचाने के लिए उपयोग में करते हैं। कॉपर सल्फेट, मर्क्यूरी क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। उनको चिपकाने के लिए सेलोफेन या फिर जो है गोंद का इस्तेमाल करते हैं। तो हर्बेरियम में मुख्य रूप से जो सबसे बड़ी बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें समझ में आई हैं, हर्बेरियम में सबसे पहले सीसल पिनी नाम का साइंटिस्ट है और उसके सहयोगी, बुक में भी नहीं मिलेगा लिखा, सीसल पिनी और उनके सहयोगियों ने सबसे पहले हर्बेरियम का आविष्कार किया था, हर्बेरियम बनाने की टेक्निक का आविष्कार किया था। हर्बेरियम में मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे, हर्बेरियम जो सीट होती है, इसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी हर्बेरियम सीट की, हर्बेरियम सीट, कागज की जो सीट होती है, इस सीट में मुख्य रूप से काफी इसकी अंतरराष्ट्रीय माप होती है, परीक्षा में बहुत पूछता है। ये जैसे हर्बेरियम सीट है, मान लीजिए इस हर्बेरियम सीट की, नीचे तक दिख रहा है कि नहीं, हर्बेरियम सीट की ध्यान रखेंगे, ये लंबाई जो होती है 41.25 सेंटीमीटर, 41.25 सेंटीमीटर ये इसकी लंबाई होती है। ये पूछता है एग्जाम में हर्बेरियम सीट की। और इस हर्बेरियम सीट के चौड़ाई की बात करें अगर ये, तो ये होता है, ध्यान रखेंगे, इसकी चौड़ाई की बात करें तो 28.75 सेंटीमीटर, 28.75, 28.75 सेंटीमीटर, ये यानी 28.75 सेंटीमीटर इंटू 41.25 सेंटीमीटर, ये जो हर्बेरियम सीट होती है उसकी ये माप होती है। ये पूछता है एग्जाम में, इसलिए आपको याद रखना है। पौधे को प्राप्त करते हैं, सुखाते हैं, प्रेस करते हैं और उसके बाद में सीट, हर्बेरियम सीट पर क्या करते हैं, चिपकाते हैं। इस सीट पर पौधे को चिपकाने के लिए अगर ध्यान रखते हैं कि रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, फ्लावर हो, फ्रूट हो, पूरे पार्ट आए तो ज्यादा बेटर है।
अब ज्यादा लंबा पौधा है बहुत ज्यादा, तो उसके क्या करते हैं, रूट को कट करके, स्टेम का कुछ भाग कट करके, उस पत्तियां जिसमें लीव्स हो और उसके कुछ फ्लावर को वाले पार्ट को इस तरीके से कट कट करके लगा देते हैं। बीच में स्पेस छोड़ देते हैं, जहां से कट किए हैं वहां पर लाइनिंग कर देते हैं, पता चलना चाहिए कि बड़ा लंबा था ये। और यहाँ चिपकाने के लिए बहुत लंबा है तो भी शेप्ड कर सकते हैं, ऐसा शेप में करके मोड़ करके लगा देते हैं, डब्लू शेप्ड कर सकते हैं, एम शेप्ड कर सकते हैं, जैसा समझ में आता है उस तरीके से करके चिपकाते हैं। और यहाँ कार्नर में ध्यान रखेंगे, उसके बारे में जानकारी लिखने के लिए रहता है। यहाँ क्या लिखते हैं कार्नर में, जो जानकारी लिखना होता है ध्यान रखेंगे, वहां पर प्लांट नेम, अब वहां नहीं आ पाएगा जगह, यहाँ लिख दे रहे हैं। एक तो लिखते हैं क्या, प्लांट नंबर, ये उसका पौधे का नंबर यानी सीरियल नंबर, कौन किस नंबर का आपने उसको संग्रह किया, 1 2 3 रो तो करेंगे, तो उस हिसाब से उसको क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे। फिर उसका जो है ध्यान रखेंगे फैमिली, ये नंबर हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, फैमिली लिख देते हैं, FAMILY, फैमिली किस फैमिली का है। फिर उसका बॉटेनिकल नेम लिखते हैं, बॉटेनिकल नेम लिखते हैं। फिर उसका लोकल नेम लिखते हैं, लोकल नेम, ये छोटे लिखे हैं मैं बोल रहा हूं, ध्यान दे लेना। लोकल नेम यानी वहां उस क्षेत्र में उसको क्या करते हैं, उस प्लेस को, PLAC, प्लेस, स्थान का नाम लिखते हैं जहां से आपने उसका संग्रह किया है। फिर इसके बारे में कुछ जानकारी अगर जो है आपको, तो उसके बारे में नोट लिखते हैं, कुछ बातें उससे रिलेटेड जो आप जान रहे हैं वो लिखते हैं। फिर कलेक्टर्स, जो कलेक्ट किया उसको संग्रह किया, तो उसका नाम लिखते हैं, अब जगह नहीं है, जो कलेक्ट किया है कलेक्टर्स नेम उसका लिखेंगे। और लास्ट में डेट ऑफ कलेक्शन, संग्रह किस तिथि पर आपने उसको किया। इस तरीके से एक जो है कह लीजिए हर्बेरियम बनाते हैं और लगाते हैं सीट पर। कोई भी हर्बेरियम की सीट पर चिपका देंगे, जैसे रूट हो गया, और ये उसके बाद स्टेम वाला भाग स्टार्ट होता है, ये रूट हो गई, कैसी रूट होगी, टैप होगी, एडवेंटिटस होगी, ये स्टेम है, स्टेम पर क्या लगी है, लीफ है, लीफ कैसी है, सेसाइल है, आर्पिटियोलेट है, जो भी है उनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। कंपाउंड लीफ है, सिंपल लीफ है, जैसा वो दिखाएंगे डायग्राम में कि कैसा है, उसमें कैसी फिलोटैक्सी है, अल्टरनेट है और अपोजिट है, फ्लावर कैसे लगे हुए हैं, ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। एक कह लीजिए हर्बेरियम सीट जो बनाते हैं उसमें आप प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि इस तरीके से चिपका दिए, उनके सेलो टेप से चिपका देते हैं बीच बीच में, या गोंद लगा के चिपका देंगे। फ्लावर वाला हिस्सा है तो उसके ऊपर सेलो टेप पूरा का पूरा चिपका देंगे, वो झड़े ना, उससे बाद में गिरे ना, ये सब सारी टेक्निक अपनाते हैं। और इनको सुरक्षित रखने के लिए बता दिए, कॉपर सल्फेट और मर्क्यूरी क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं ताकि फफूंद वगैरह उसमें न लगे, सुरक्षित रखा जा सकता है अर्किल के लिए। ये होता है हर्बेरियम। और हर्बेरियम को किसी मान्यता प्राप्त वर्गीकरण के अनुसार रखते हैं। जैसे भारत में हर्बेरिया जो जहाँ रखे गए हैं वहाँ इनको बेंथम हुकर की क्लासिफिकेशन पद्धति के अनुसार रखते हैं। बेंथम हुकर, क्योंकि भारत की वनस्पतियों का उसने बहुत अध्ययन किया, वर्गीकरण किया है। और ये फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिका, इसकी लिखी हुई फ्लोरा है, 7 वॉल्यूम में इसने लिखा है। तो पूरे भारत और इंग्लैंड का इसने जो है पौधों का उसमें उल्लेख किया है। बहुत ढेर सारे ध्यान रखेंगे हर्बेरिया हैं जिनके बारे में हमको जानना चाहिए कि हर्बेरिया के बारे में तो जानकारी हो गई। बॉटनिकल जो कह लीजिए कि हर्बेरिया बहुत ढेर सारे हैं, जैसे नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ इंडिया फेमस है। कहाँ है? लखनऊ में। कौन सा है? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ, वहां पर है। बहुत ढेर सारे पौधे हैं। ये गोमती नदी के किनारे पर है, ध्यान रखेंगे, बसा हुआ है, फैला है। 75 एकड़ कह लीजिए एरिया में है। बहुत ढेर सारे उसमें
वनस्पतियां हैं, पौधे हैं जिनका इस अध्ययन किया जाता है। इसी तरीके से रॉयल बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कलकत्ता, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ये तो अद्भुत है। आजकल ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहलाता है, हुगली नदी के किनारे कलकत्ता में। तो ये काफी फेमस है, ध्यान रखेंगे। रॉयल बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कलकत्ता, जिसको आजकल हम किस नाम से जानते हैं, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और ये ध्यान रखेंगे हुगली नदी के किनारे है और बहुत ढेर सारे इसमें कह लीजिए वनस्पतिक उद्यान में पौधे और जंतु हैं। लगभग इसमें 1500 पौधे हैं, ध्यान रखेंगे। और यहाँ निःशुल्क जो है पौधे दिए जाते हैं, कोई जाता है बीज पौधों के दिए जाते हैं। तो ये कह लीजिए कि इसका अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये अद्भुत है बॉटनिकल गार्डन। कभी आपको अवसर प्राप्त हो तो आप जरूर जा करके देखिए। यहाँ एक बरगद का विशाल वृक्ष है जिसमें 946 ये एरियल रूट्स हैं, जड़ें हैं, वायवीय जड़ें बरगद से निकलती हैं। प्राप रूट देखते होंगे जो नीचे सीधे जाती है, काफी मोटी हो जाती है। तो वो 946 वायवीय जड़ें हैं। इसका मेन जो स्टेम है वो काट कर निकाल दिया गया है। अपने आप में एकदम एक आश्चर्य और प्रशंसा की वस्तु है। लोग बहुत दूर दूर से देखने जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना है आपको। और भी बहुत ढेर सारे बॉटनिकल गार्डन हैं जिनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। तो इसी तरीके से अब ये बॉटनिकल गार्डन हो गया, ये टूल्स के अंतर्गत इसका भी उपयोग होता है। म्यूजियम है, म्यूजियम की बात कर लें हर्बेरियम के बाद में। म्यूजियम संग्रहालय, हिंदी में क्या बोलेंगे, संग्रहालय। अगर आप बायोलॉजी लिए हैं तो आप निश्चित रूप से प्रयोगशाला होगी और उस प्रयोगशाला में गए होंगे और वहां पर आपने देखा होगा कि बहुत ढेर सारे जंतुओं का संग्रह किया गया है, जिनको आप स्पेसिमेन कहते हो, जो किसी केमिकल में जो मुख्य रूप से फार्मेलिन है उसमें वो संरक्षित है, सुरक्षित है, रखे गए हैं। उनको देखकर अध्ययन करने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो जंतु जार में कह लीजिए के रखे हुए हैं, जार रहते हैं, इम्पटी खाली जार आते हैं, उनमें जंतुओं को अध्ययन के लिए प्राप्त करके उसके अंदर डाल करके और बता दिए फार्मेलिन डाल करके उसको क्या करते हैं, प्रिजर्व कर देते हैं, ताकि उनसे हम भविष्य में अध्ययन कर सके। उनको सामने प्रत्यक्ष देख करके अध्ययन करना काफी आसान होता है। हम मेढक कहते हैं, मेढक के बारे में आप लिखिए, जानकारी दीजिए तो आपको कठिन होगा, पर सामने आपके मेढक अगर होगा तो आपको उसमें दिखने लगेगा कि किस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर है, उसके फोर लिम्ब में अग्रपाद में कितनी अंगुलियां फिंगर हैं, 4 हैं, पश्चपाद में 5 हैं, देख करके ज्यादा आपको क्लियर होगा। इसलिए उनको देखकर अध्ययन करने के लिए म्यूजियम में ये सब रखे जाते हैं। ऐसे ही बहुत ढेर सारे छोटे पौधे हैं, क्लेमाइडोमोनास है, एल्गी है, बहुत ढेर सारी कह लीजिए, कुछ फंगस है। इनको अध्ययन करने के लिए हम हर्बेरियम नहीं बना सकते, इनको हम वहां पर सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत ढेर सारे पौधों के कोन है, कुछ फ्रूट है, बहुत हार्ड है, अध्ययन के लिए उनको हम रख सकते हैं, हर्बेरियम नहीं बना सकते, इसलिए उनको इस तरीके से रखा जाता है। तो स्पेसिमेन बहुत ढेर सारे आपके संग्रहालय में इस तरीके से रखे हैं, जिनको देख करके हम अध्ययन करते हैं। और ये काफी वर्गीकी के साधन हैं, अध्ययन करने के साधन हैं, जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से कह लीजिए कि हम बात करते हैं तो जूलॉजिकल पार्क्स हैं, बॉटनिकल पार्क्स हैं, जहां पर हम जाकर अध्ययन करते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स में जंतुओं का जानते हैं संग्रहालय है, जंतुओं को रखा जाता है, जीवित रहते हैं, वहां पर जाकर के आप जो है उनको देखते हैं। शेर है, बहुत ढेर सारे जो विरल प्रजातियां हैं,
इंडेंजर्ड स्पीसीज है, खतरे पे पड़ी है, संख्या उनकी कम है, उनको वहाँ संरक्षित किया गया है। उनको ठीक प्रकार से भोजन दिया जाता है, सुरक्षा दी जाती है, चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध होती है, ताकि वहाँ पर उनकी प्रजातियाँ भी बढ़ें और हम वहाँ जा करके उनका देख करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है। इसमें बाकी कुछ नहीं है। ये चैप्टर लगभग आपका समाप्त हो गया है। थोड़ा सा एक जो है की सिंबल्स है जियो के अध्ययन के लिए, उसका भी की कुंजी होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं और ये बनी रहती है इस आधार पर कि लक्षणों को हम मुख्यतः संभावित लक्षण के आधार पर कि ये लक्षण इसमें प्रेजेंट है तो ये हो सकता है, ये लक्षण है, उस आधार पर उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बना रहता है, तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से वर्गीकरण में काफ़ी मदद प्राप्त होती है। और ये चैप्टर आपका पहला चैप्टर जो लिविंग बर्ड है, द लिविंग बर्ड, यहीं पर समाप्त होता है। और इसके बाद का जो चैप्टर होगा वो स्टार्ट होगा। तो ये 2 लेक्चर में ये चैप्टर आपका है, 2 इसके पार्ट है, पढ़िएगा। और अगला जो आपका चैप्टर आएगा वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि जितना आप इसको लाइक या सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा उतना ही मनोबल ऊंचा होता है और वीडियो बनाने की इच्छा जागृत होती है। तो इसका आपको काफ़ी लाभ मिले और ये अध्ययन करें, बार बार अध्ययन करें, क्योंकि नीट में, नर्सिंग में, बीएचयू में, किसी भी कर लीजिए कि कंपटीशन जो भी है इससे संबंधित, जीव विज्ञान से संबंधित, उस सब में ये बहुत ही महत्वपूर्ण साधन साबित होगा, क्योंकि इसको बहुत ही परिश्रम करके मैंने कलेक्शन करके आपको देने का प्रयास किया है, जो भी हमने उचित समझा है। धन्यवाद।